Good evening, everyone. Today we are going to start the topic France Revolution. So, before starting the topic, we will discuss about these 3 points. The first point is that why did the revolution happen in the France society? मतलब ये जो रिवॉल्यूशन जो था ये फ्रांस में क्यों हुआ था एंड ये कैसे हुआ था मतलब ये क्यों हुआ था एंड हाउ इट हैपेंड और ये रिवॉल्यूशन होने के बाद व्हाट आर द चेंजेस व्हिच केम इन द सोसाइटी हम ये तीनों चीजें डिस्कस करेंगे ओके नाउ बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम लोग ये एक चीज हमको जानना है कि ये जो आपका जो रिवॉल्यूशन जो था उससे पहले मतलब एक तो ये जो इतना बड़ा जो घटना जो हुआ था 1789 में ऐसे तो नहीं हो गया था ऑब्वियसली उसके आगे कुछ ना कुछ हुआ होगा तो उससे पहले क्या था मतलब देखिए फ्रांस का जो ये जो राजा जो था पहले था आपका आपका ये था लुइस 16 सॉरी ये था आपका पहले लुइस 15 हम लुइस 15 से हम लोग इसको कवर करेंगे ओके लुइस ये था आपका लुइस 15 ये लुइस 15 जो था ये क्या किया उसने आपका बहुत सारा वार किया था इंग्लैंड के साथ 7 इयर्स वार पे उसको बोलते हैं और लगभग हर वार पे मतलब उन लोगों ने डिफीट ही मिला उन लोगों को और जब वार जब होता है तब क्या होता है कि बहुत सारा लॉस होता है ओके इकोनॉमिक लॉस होता है उसके बाद मिलिट्री भी मर जाता है बहुत सारा लॉस लॉस होता है अब लुइस 15 के बाद कौन आया लुइस 16 आया हम लोग का जो ये बुक है बुक में आपका लुइस 16 के बारे में ज्यादा जिक्र किया गया है तो लुइस 16 से ही स्टार्ट हुआ है तो लुइस 16 जब पावर में जब आता है तब क्या होता है कि उसने जो रॉयल जो ट्रेजरी जो देखा था वो एकदम का एकदम क्या था एम्प्टी था ठीक है अब क्यों एम्प्टी था बात ये है कि देखिए मतलब जो आपका अमेरिका जो था वो टाइम पे अमेरिका में क्या हुआ था कि वहां पे सिविल वॉर हो रहा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तो अब ये जो इंडिपेंडेंस जो था वो किससे चाहिए था उन लोगों को फ्रॉम द ब्रिटिश ब्रिटिश से उन लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए था ठीक है देखिए ये आपका है यूएसए ये हो गया आपका यूएसए ये पार्ट आपका क्या था सपोज ब्रिटिश टेरिटरी था और यहाँ पे जो नेटिव जो अमेरिकन जो था दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश सो दैट दे कैन गेट द इंडिपेंडेंस ठीक है अब पहले का क्या पहले मतलब क्या होता था कि ब्रिटिश और फ्रांस दोनों मिलके यहाँ पे ट्रेड करते थे बिजनेस करते थे और बहुत सारा प्रॉफिट उन लोगों को मिलता था ठीक है तो यहाँ से वो लोग आते थे यहाँ पे वो लोग टी मतलब जो चाय का पत्ती यहाँ पे बिक्री विक्री करते थे बिक्री करके उन लोगों को बहुत प्रॉफिट हुआ लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि जब आपका 7 इयर्स का जो वार जो हुआ था आपका ठीक है 7 इयर्स का जो ये जो वार हुआ था ये वार के टाइम में आपका क्या हुआ था कि फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में एकदम पूरा कुत्ते बिल्ली का जैसे आपका रिलेशन हो गया था एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे तो दैट इज वाई क्या हुआ था जब वार हुआ था तो फ्रांस को तो भगा ही दिया था ये पूरा का पूरा फ्रांस को क्या आ गया भगा दिया भगाने के बाद पूरा का पूरा मास्टर कौन हो गया था ब्रिटिश अब देखो यूएसए का जो नेटिव जो लोग था उन लोगों को क्या चाहिए था इंडिपेंडेंस चाहिए था ब्रिटिश से ओके जब ब्रिटिश ब्रिटिश तब अब किससे वार करेगा जो नेटिव जो अमेरिका जो था उन लोगों से अभी वार करेगा अब यहां से फ्रांस ने क्या किया जो लुइस 16 जो है लुइस 16 ने क्या किया फ्रांस ने किसका साथ दिया अमेरिका का अब क्यों साथ दिया क्योंकि उन लोगों का एक प्रेस्टिज का सिचुएशन है कि ये जो आपका दुश्मन है ये तो ब्रिटिश तो फ्रांस का ही दुश्मन है तो इसलिए उन लोगों ने विदाउट एनी काइंड ऑफ गेन मतलब वार अगर खत्म भी हो गया अगर जीत भी गया तब भी उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए जस्ट टू सेटिस्फाई द ईगो लुइस 16 ने आपका नेटिव अमेरिकन का हेल्प किया था हेल्प करने के बाद क्या हुआ कि उन लोगों को तो इंडिपेंडेंस मिल गया लेकिन फ्रांस को क्या मिला कुछ भी नहीं मिला था ओके तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फ्रांस कोलैप्स्ड इवन मोर पहले तो इकोनॉमी तो खराब था ही लेकिन उसके बाद उन लोगों का इकोनॉमी और खराब हो गया था ओके मतलब इतना खराब हो गया था कि जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब रन करने के लिए भी पैसा नहीं था सोल्जर्स को सैलरी देना पड़ता था पैलेस का भी था सर्वेंट्स को पैसा देना पड़ता था ऑफिशियल्स का सैलरी था कितना सारा खर्चा होता था तो वो सब के लिए भी प्रॉब्लम हो चुका था तो दैट इज वाई लुइस 16 का एक सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था ओके सो यहाँ तक क्लियर है सबको आई होप सो नाउ सी अब हम लोग के पास एक और टॉपिक आ गया था कॉजेज ऑफ द रिवॉल्यूशन
तो वी ऑलरेडी नो, देखो चलो ठीक है, एक फिर से डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस क्या था आपका। ये जो पॉलिटिकल जो कॉजेस है, द किंग्स वेयर फ्रॉम द बोर्बन डायनेस्टी। तो बोर्बन डायनेस्टी मतलब ये डायनेस्टी का नाम होता है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो जितना भी राजा हुआ था बोर्बन डायनेस्टी, लुइस 15 वाज आल्सो फ्रॉम द बोर्बन डायनेस्टी। तो क्या होता था कि उन लोगों को एब्सोल्यूट पावर दिया जाता था, जो वो लोग करेगा वही मतलब लोगों को सुनना पड़ता था। ठीक है, मेरा वचन ही मेरा शासन है, वैसा टाइप का था। उसके बाद मतलब दिस दे एक्टेड ऑन देयर विश। क्वीन लुइस 15 वाज एंगेज इन यूजलेस वॉर and faced defeat in almost all the wars. ठीक है, and when Louis 16 came to power, he too got involved in the war of American Revolution with British, which drained a lot of wealth in France. सही बात है कि लुइस 15 जो था वो आपका 7 ईयर्स का जो वॉर है उसमें एंगेज हो गया था, और एज ए रिजल्ट फ्रांस का जो इकोनॉमी जो था वो ड्रेन हो गया। उसके बाद लुइस 16 का जो आपका पॉलिसी था वो भी आपका क्या क्या, अमेरिकन रिवॉल्यूशन मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उसने भी हिस्सा लेके फ्रांस का जो इकोनॉमी है और भी खराब कर दिया था। ठीक है, और जो किंग जो है ना, किंग मतलब किसी के साथ भी मतलब इंटरेक्ट नहीं करता था। ठीक है, द किंग डिड नॉट इंटरेक्ट विद द जनरल पब्लिक एंड दे वर अनअवेयर ऑफ द कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ द फ्रांस। ओके, नाउ यू सी सोशल कॉज। सोशल कॉज क्या है? The French society was divided into three classes, and there was severe discrimination with the three class regions in the France, which is discussed in the next topic. अब चलिए ये देखते हैं ये सोशल कॉजेस क्या था। देखिए, यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट्स। ओके, फर्स्ट स्टेट जो था वो है आपका क्लार्जी। क्लार्जी आर दोज हु परफॉर्म चार्स रिचुअल्स एंड रिलीजियस सेरेमोनियल्स। चार्स मतलब फर्स्ट स्टेट मतलब जो रिलीजियस मैटर में जो था उन लोगों को बोलते हैं फर्स्ट स्टेट। सेकंड स्टेट में आपका नोबल्स था, जनरल्स था, एरिस्टोक्रेसी, रॉयल फैमिलीज था। और थर्ड स्टेट में आपका जो लोकल जो मतलब जो हम लोग का जो नॉर्मल लोग होता है वो थर्ड स्टेट में रहते थे। इट इंक्लूडेड द कौन कौन था, ये पे मर्चेंट्स था, बिजनेस था, कोड, उसके बाद ऑफिशियल्स, लेबर एंड सर्वेंट्स, ये सब आपका थर्ड स्टेट में था। ओके, तो ये हो गया आपका सोशल कोजेस। अब सोशल कोजेस में ये प्रॉब्लम क्या हुआ कि ओनली द थर्ड स्टेट यूज टू, ये सिर्फ यही क्या पड़ता था, टैक्स पे करता। ये लोग आपका टैक्स पे नहीं करता था, सिर्फ यही थर्ड स्टेट ही टैक्स पे करता था। और पूरा का पूरा फ्रांस का जो इकोनॉमिक बर्डन जो था पूरा का पूरा इन लोगों के ऊपर था। ओके, सो ये हो गया आपका एक सोशल कॉज था। इकोनॉमिक कॉजेस क्या था? द फ्रांस गवर्नमेंट वाज नियरली बैंकरप्ट due to excessive spending by the King Louis XVI and expenses like the involvement in American Revolution, lavish court expenses heavily drained well। जो देखिए, अब देखिए ये जो आपका देखिए ये क्या है आपका हॉल ऑफ मिरर। ये आपका जो एक पैलेस है, किंग का जो पैलेस, वो जहाँ पे लुई 16 जो था, यहाँ पे आप देख सकते थे कितना शानदार महल है। इसका आपका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत था। ओके, और दैट इज वाई वही चीज बोला गया है कि पैलेस का जो मेंटेनेंस है उसमें भी आपका लेविश कोर्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद इट हेविली ड्रेन द वेल्थ। और था ये कि जो थर्ड स्टेट जो है ये लोगों को मतलब हेविली टैक्स किया जाता। फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट डिड नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्स, लेकिन ओनली द टैक्सेस वर लेविड ऑन द थर्ड स्टेट। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का जो लोग था वो लिव्ड अ वेरी लग्जरियस लाइफ while the peasants and the workers struggle to survive। okay, so और एक बात ये हुआ था कि मतलब जब बैड हार्वेस्ट हुआ था, एक मतलब एक हार्वेस्ट जो होता है मतलब आप जब क्रॉप जब प्लांटिंग करते हो उसके बाद जो क्रॉप जो खाने लायक हो जाता है उसको आपका निकालना पड़ता है, उसी को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो जब हार्वेस्टिंग क्या होता है कि मतलब शॉर्ट हो गया था, हार्वेस्टिंग इतना अच्छा नहीं हुआ था, तो दैट इज वाई आपका फूड का सप्लाई जो था, फूड का जो आपका जो सप्लाई जो था वो कम था। फूड का सप्लाई अगर कम हो गया तो फूड का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लोगों के पास पैसा भी नहीं था, फूड भी नहीं था, प्रोडक्शन भी कम हुआ था, और प्राइस भी बहुत बढ़ गया था। तो लोगों के मतलब अंदर में बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा था। और वैसे भी आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ भी बढ़ रहा था, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हेवी से बढ़ रहा था। और पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा था लेकिन फूड का जो है वो प्रोडक्शन कम हो रहा था। तो देखो मतलब अलार्मिंग सिचुएशन होने वाला था। तो यही है आपका कॉजेज ऑफ द रिजोल्यूशन। इमीडिएट जो कॉजेज है वही है। और भी कॉजेज है जैसे कि आपका सॉरी कि एनलाइटमेंट का एज था, लोग मतलब रोसो का भी एज था वहां पे। उसके बाद आपका बहुत सारा पॉलिटिकल फिलोसोफर्स भी था। तो उन लोगों का आइडियाज लोगों को बहुत पसंद आया था, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब आइडियाज बहुत अच्छा लगा था। तानाशाह के बारे में लोग अच्छा नहीं पाते थे।
सो ये सब भी कॉजेस था। ओके, सो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आपका आते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन। चलो अभी रिवोल्यूशन अभी स्टार्ट होने वाला है, तो देखो अभी क्या मतलब सिचुएशन क्या था उस टाइम, ठीक है। अभी सिचुएशन उस टाइम में क्या होने वाला था, देखो। एज द इकोनॉमिक कंडीशन वाज बैड, एज डिस्कस अर्ली, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, खराब था। तो किंग ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाया। किसका मीटिंग बुलाया, जो फर्स्ट स्टेट जो था, देखिए ये जो आपका फर्स्ट स्टेट जो है, फर्स्ट स्टेट का जो जितना भी जो लीडर लोग होता है वो आपका 300 होता है। सेकंड स्टेट का भी कितना होता है, 300 होता है। और थर्ड स्टेट पर कितना होता है आपका, 600 होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो मीटिंग जो था ये कहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज किया था, ये वर्सलिस प्लेस में आपका वो मीटिंग को एंगेज किया था। द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी। अब देखिए, ये जो स्टेट जनरल, द किंग कॉल्ड अपॉन फॉर ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल टू डिस्कस ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज। और ये स्टेट जनरल जो है ये पॉलिटिकल बॉडी है, और जहाँ पे मतलब क्या, द स्टेट सेंड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि फर्स्ट स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कितना था, 300। 300 ये सब लोग इकट्ठा होके वर्साइलिस पैलेस में वो लोग था, ठीक है। 300, 300 और 600, ये सब आपका वर्साइलिस पैलेस में था। तो अब देखिए, जो पीजेंट्स आर्टिजन्स जो होता है, पीजेंट्स होता है, उसके बाद आर्टिजन्स होता है, और भी मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट जो होता है, वो लोग को अंदर नहीं आने दिया जाता था। लेकिन उन लोगों का जो प्रॉब्लम जो था, वो प्रॉब्लम्स मतलब एक लेटर्स में ये 600 लोग कैरी करके लाया था। ओके, अब देखिए, अब राजा को अगर कोई भी लॉ अगर पास करना पड़ता है तो क्या होना पड़ता है, मेजोरिटी वोट होना चाहिए था। ये आपका हो जाता है मेजोरिटी, 300, 300, 600। मतलब क्या है कि मेजोरिटी वोट होने से ही मतलब राजा लॉ पास करता था। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोग तो टैक्स देते नहीं था, ये भी टैक्स नहीं देते थे। टैक्स कौन देता था, सिर्फ 600 लोग। तो क्या होता है कि उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, चीजों का दाम बढ़े या घटे कुछ भी नहीं लगता। वो लोग वही करते थे जो राजा जो बोलते थे, बस वही कर देते थे। तो दैट इज वाई आपका एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि as the first and the second state did not have to pay any tax, so they easily used to pass the proposal of the king. So the third state demanded that every member in the third state should vote, but the king did not allow it। देखिए, अब थर्ड स्टेट ने क्या आपका वो किया कि ये जो 600 जो मेंबर जो था उनको मतलब अलाउ किया जाए वोट करने का, लेकिन किंग ने इसको अलाउ नहीं किया। अगर अलाउ कर देता तो मेजोरिटी नहीं रहेगा, अगर मेजोरिटी नहीं रहेगा तो ये जो टैक्स भरने का जो लॉ है वो पास नहीं होगा। तो दैट इज वाई किंग ने क्या किया, इसको अलाउ नहीं किया। अब जैसे किंग ने इसको अलाउ नहीं किया तो थर्ड स्टेट ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि वो लोग कहाँ पे चले गए, टेनिस कोर्ट पे चला गया, वर्सेलिस में ही था। एंड दे वोट, मतलब एक कसम खाया कि हम लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन विल चेक द पावर्स ऑफ द किंग। ओके, मतलब एक नया रूल बुक लाएगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच हेल्प्स द गवर्नमेंट टू रन ए कंट्री। ओके, सो यही है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उन लोगों ने एक प्लान बनाया। और वो लोग कहाँ चला गया था, ये आप देख सकते हो कि ये है आपका, ये टेनिस कोर्ट में आपका सब लोग इकट्ठा हुआ था। और इकट्ठा होने के बाद देखिए, ये आदमी क्या कर रहा था, सब लोगों का मतलब कसम दिला रहा था, कसम दिला रहा था। और ये जो आदमी है, ये अब देखिए, द असेंबली वाज हेडेड बाय whom, द असेंबली वाज हेडेड बाय मीरा ब्यू हु बिलोंग टू द नोबल फैमिली। ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। और यही आपका क्या कर रहा था, सब लोगों का ये कसम दिला रहा था, ठीक है। तो नोबल फैमिली का जो लोग है, जैसे कि इवन अब ये देख सकते हो कि ये जो नोबिलिटी जो है, नोबिलिटी क्लास का जो भी लोग है, उन लोगों को भी मालूम था कि थर्ड स्टेट के साथ क्या हो रहा था, बहुत ज्यादती हो रहा था। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि थर्ड स्टेट का कुछ लोगों का साथ दिया, और उन लोगों ने एक चेंजेस लाने का एक संकल्प लिया उन लोगों ने, ठीक है। अब देखिए, जो वर्सेल में जो हो रहा था वो तो हो रहा था। अब वर्सेल के आगे मतलब उसके बाहर में क्या, वर्सेलिस के बाहर में जो भी हो रहा था वो तो और भी भयानक हो रहा था। देखिए, पैलेस के अंदर तो चलो किंग के साथ गुस्सा हो गया, वो लोग टेनिस कोर्ट में चला गया और अपना मीटिंग वीटिंग करके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, वो तक चलो ठीक है। लेकिन वर्सेलिस के बाहर में तो आम आदमी लोग रहते थे। तो वहां पे क्या हुआ था, अब देखिए, यहाँ पे क्या होता था कि जैसे कि आपका हार्वेस्ट क्या हुआ था, फूड, ये जो फूड जो है वो आपका उसका प्रोडक्शन कम हुआ था। फूड का प्रोडक्शन कम होने से क्या होता है, इसका जो प्राइस है, प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, तो देखो, इन द month of June 1789, there was a shortage of bread and there were long lines outside the shops, and out of anger and hunger there were
मच वायलेंस, ठीक है। अ, आपका और क्या है कि मतलब जो जैसे कि आपका प्राइस बहुत बढ़ गया था और भी फूड का प्रोडक्शन भी कम होता, तो लोगों मतलब क्या होता था दुकान में, वो लोग लाइन लगते थे इधर, ऐसा ऐसा करके वो लोग लाइन लगा के वो लोग थे, और ब्रेड को वो लोग परचेस करते थे, ऐसा वो लोग था। ब्रेड उन लोगों का स्टेपल डाइट है। तो क्या हुआ कि लोगों के अंदर में इतना गुस्सा था कि उन लोगों ने पूरा का पूरा दुकान को ही तोड़फोड़ करके सब लूटपाट कर लिया। दे लूटेड द ब्रेड्स एंड फूड। They all over the France peasants revolted against their local feudal lords. They looted the granaries, burned land records. लैंड रिकॉर्ड्स उन लोगों ने क्यों बर्न किया था? क्योंकि उन वो लोग देखो, लैंड लॉर्ड से ना वो लोग बहुत सारा पैसा उधार में लेते थे और वो लोग फार्मिंग करते थे। और फार्मिंग के दौरान में क्या हुआ था, अगर हार्वेस्ट अगर खराब हो जाता था, वो लोग पैसा नहीं चुका पाते थे, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि वो लोग अपना अपना जमीन बिक्री कर देना पड़ता था। किसको? जिससे वो लोगों ने पैसा लिया था। और बिक्री जो किया है वो रिकॉर्ड कहाँ पे रखता था? लैंड रिकॉर्ड में वो लोग, ये लैंडलॉर्ड्स के पास ही था। तो उन लोगों ने क्या कहा, जब उन लोगों को कागज मिल गया तो उन लोगों ने सब कुछ बांध करके लैंड को फिर से ले लिया, ठीक है। और ऑल ओवर द फ्रांस देयर वाज रायोट, एंड देयर वाज इवन ब्रेकडाउन ऑफ लॉज, एंड लॉ ऑर्डर तो कुछ था ही नहीं, खत्म ही हो गया था। और एज ए रिजल्ट अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जैसे कि एकदम पूरा का पूरा खत्म हो चुका था, तो लुइस 16 ने क्या किया, उन्होंने मिलिट्री जो ट्रूप्स है उनको सिचुएशन संभालने के लिए एक ऑर्डर दिया था। और वो लोग जब मिलिट्री जब निकल आया था बाहर से, तो लोग और भी गुस्सा हो गया, और गुस्सा होके क्या किया, इन द मंथ ऑफ जुलाई 14 1789, उन उन लोगों ने बस्टाइल में, बस्टाइल क्या होता है, बस्टाइल एक मतलब ये देखिए, ये बस्टाइल है। ये उन लोगों ने गया, ये लोग जाके क्या किया, ये पूरा का पूरा बस्टाइल जो होता है वो जेल था, एक मतलब गैरिसन था। इसके अंदर में मतलब राजा मतलब वो पनिशमेंट वगैरह देते थे, और मतलब लोग जेल में भी था, और मतलब बहुत सारा वेपन्स भी था। तो उन लोगों ने क्या किया, एक एक ईंट को तोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, जला दिया पूरा। जला के, और जितना भी आपका जो बंदूक वगैरह जो था, एम्युनिशन वगैरह सब कुछ लूट के वो लोग लेके चला गया। ओके। और जो डॉक्यूमेंट जो था, डॉक्यूमेंट्स तो सब कुछ तो बर्न ही कर दिया, कुछ एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था, ऑल वेर बर्न। ओके। सो दिस वाज द कंडीशन व्हिच वाज गोइंग आउटसाइड द वर्सेलिस, ठीक है। अब देखिए, ये जो हार्वेस्टिंग जो था, अब देखो हार्वेस्टिंग ये बहुत ही कम हुआ था, पुअर हार्वेस्ट एंड शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। व्हेन द प्राइस ऑफ फूड बिकेम हाई, पीपल वेर अनेबल टू बाय आउट ऑफ एंगर एंड हंगर। देखो, एंगर भी था और हंगर भी था, एंड फियर। और उन लोगों के बीच में एक डर भी था। क्या फेयर था? कि लुइस 16 उन लोगों को मार डालेगा। तो इसलिए पीपल ने क्या क्या रिवोल्ट किया, और बस्टाइल रीजन को जो था पूरा का पूरा जला के राख कर दिया। ओके। नाउ कम्स द आउटकम्स ऑफ द रायोट। अब रायोट का जो ये मतलब क्या आउटकम होता है, एज देयर वाज अनरेस्ट एंड रायोट्स इन द सोसाइटी, इट वाज डिफिकल्ट फॉर द किंग टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो जैसे कि आपका ये मतलब लोग लोग मतलब इतना गुस्सा था, क्या करेगा अभी? हाँ, सब कुछ जला के राख कर दिया। तो किंग ने क्या किया था कि मतलब आर्मी को ऑर्डर दिया था कि जाओ सिचुएशन संभालो। लेकिन आर्मी का सिचुएशन संभल मतलब संभालने का कुछ चारा रखा ही नहीं था, मतलब लोग इतना गुस्सा हो गया था। और जो नोबल्स जो था, देखो, ये जो नोबल्स जो था, दे फ्लेड दे फ्लेड टू अदर कंट्रीज। नोबल्स वर किल्ड एंड मेनी फ्लेड टू नियर बाय कंट्रीज, वो लोग चला गया। और आफ्टर ऑल द किंग लुइस 16 फाइनली हैड टू बो बिफोर द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या था? वो जो वर्सेलिस प्लेस में जो टेनिस कोर्ट में जो जितने भी जो लोग था, और जिन्होंने कसम खाया था कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो उसके सामने लुइस 16 ने क्या किया, ये अपना घुटना टेक दिया। लुइस 16 वाज फाइनली टू बो डाउन, had to bow down, and he had to accept the constitution that was prepared by them. तो लुइस 16 ने क्या किया, सिचुएशन को ठीक ठाक करने के लिए उन लोगों ने नेशनल असेंबली का साथ दिया, और मतलब नेशनल असेंबली का टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लिया। और उन लोगों ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसने ये एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। तो ऑन 4th अगस्त 1789 ए न्यू लॉ वाज पास्ड व्हिच एबलिश ऑल द प्रिविलेज एंड द फ्यूडल सिस्टम। एंड मतलब जो भी था, मतलब उसके बाद क्या हुआ, तो फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और उसके ऊपर एक क्या होगा, एक राजा होगा, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। राजा का जितना भी पावर है, इट विल बी चेक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। अब देखो, द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द चार्ज फ्रॉम द थर्ड स्टेट वाज आल्सो टेकन अवे। अब चार्ज पहले क्या होता था, जो फर्स्ट स्टेट जो होता था, वो लोग किससे, थर्ड स्टेट से टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन अभी ये नहीं हो सकता। ओके।
फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो, इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट विल बी रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं मतलब राजा ही चलाएगा, लेकिन उसका जो पावर जो है दैट विल बी चेक बाय द ये कॉन्स्टिट्यूशन है, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन ऑफ 26 अगस्त 1718, ये बनाया गया था। और यही जो था, यही चीज आपका राजा को क्या करता था, इसको चेक करता था, इसका पावर्स को चेक कर, अगर वो कुछ भी मेरा वचन ही मेरा शासन है ऐसा नहीं होगा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। The powers was distributed among the legislature, executive, and judiciary. There was election and voting rights were limited to wealthy male above। देखो, वोटिंग राइट्स किसको दिया गया था? ओनली टू द मेल पीपल, और जो भी 25 एज के ऊपर में जो था उनको वोटिंग राइट्स दिया गया था। एंड द रिमेनिंग पीपल आर कंसिडर्ड एज द पैसिव सिटीजन्स। ठीक है, ये देखो, ये हो गया आपका पैसिव सिटीजन्स। नो वोटिंग राइट्स, अबाउट 3 मिलियन पीपल वर देयर, एंड वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ व्हिच आर बिलो 25 ईयर्स। ये था एकदम जनरल, जो आम नागरिक जो था उनको बोलते हैं पैसिव सिटीजन्स है। वो लोग बस ऐसे ही था, उन लोगों को कोई वोटिंग राइट्स नहीं था। एक्टिव सिटीजन्स ही वोट कर सकते थे। एक्टिव सिटीजन्स कितना था? अराउंड 4 मिलियन। एंड यही लोग क्या करते थे, वोट करके एक जज को वो लोग सिलेक्ट करते थे, जज। और यही लोग किसको सिलेक्ट करते थे? अराउंड 50,000 पीपल को, रिप्रेजेंटेटिव को वो लोग सिलेक्ट करते थे। और ये 50,000 क्या करते थे, नेशनल असेंबली का जो 745 जो मेंबर है इनको सिलेक्ट करते थे। उसके बाद नेशनल असेंबली क्या मतलब क्या करते थे, एक जो मिनिस्टर जो होते थे किंग का, उनको भी कंट्रोल करते थे, किंग को भी कंट्रोल करते थे। और देखो, ये एक वेटो पावर है। सपोज नेशनल असेंबली अगर कोई भी लॉ अगर बनाते थे, अगर किंग को अगर पसंद नहीं आया तो वो वीटो करके उसको कैंसिल भी कर सकते थे। यही आपका एक सिस्टम बनाया गया था उस टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, तो पीपल गॉट वेरियस राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। पहले तो ये सब नहीं था, राइट टू लाइफ तो था ही नहीं। और उसके बाद क्या आ गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब लोग बोल सकते थे, स्पीच हो सकता था, और इक्वलिटी बिफोर लॉ। एटलीस्ट ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम फ्रांस में। ओके, अब देखिए, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। अब ये क्या प्रॉब्लम हो गया? पहले तो आपका देखो किंग था, उसके अंदर में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था। अब इस ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को हटा के डायरेक्ट रिपब्लिक कर दी, ये मतलब ये क्या हो गया था? कुछ दिक्कत हुआ था शायद। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या दिक्कत हुआ था। ठीक है, even though a constitution has been established in France, there was still tensions among many people because not everyone had been granting voting rights। देखो, मैंने पहले भी बोला था कि ये जो लोग जो था, ये लोग मतलब बिल्कुल हैप्पी नहीं था, क्योंकि उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। ओके, तो ये लोग मतलब गुस्सा था इन लोगों के अंदर में। और उसके बाद क्या था कि ये जो लुइस 16 जो था, तो लुइस 16 का जो एब्सोल्यूट जो पावर जो था, ये पावर क्या हो गया? कैंसिल हो रहा था, मतलब कम हो रहा था धीरे धीरे। पहले तो मेरा वचन ही मेरा शासन है, अब तो ऐसा नहीं होगा, अब तो एक कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा। तो ये इसने क्या किया, ये मतलब छुपके किससे हेल्प लिया? प्रुशिया से। ठीक है, और ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया तो मतलब उनका जो वाइफ जो था आपका मैरी एंटोइने, तो वो मतलब वो आपका ऑस्ट्रिया से था। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया कंट्री से था। और मतलब ये ऑस्ट्रिया मतलब समझ लो उसका ससुराल है। लुइस 16 का ये ससुराल है ऑस्ट्रिया। उसके बाद ये आपका प्रुशिया से हेल्प लिया था। ओके, तो ये जो लुइस 16 का आर्मी, प्रुशिया का आर्मी, और ये आपका ऑस्ट्रिया का आर्मी, ये तीनों के तीनों आर्मी किसको अटैक किया था? नेशनल असेंबली को अटैक किया था। जो आपका टेनिस कोर्ट में जो आपका इकट्ठा हुआ था, वो गवर्नमेंट को अटैक किया था। ओके, अब बात है, देखियो, द रूलर ऑफ द प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया एग्रीड टू दिस प्लान बिकॉज दे वर आल्सो अफ्रेड दैट अ सिमिलर रिवॉल्यूशन माइट हैपन इन देयर ओन कंट्रीज। देखो, ये बहुत बढ़िया बात है कि प्रुशिया और ऑस्ट्रिया क्यों मान गया, क्योंकि देखो जैसे कि फ्रांस में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और लुइस 16 को हटा दिया, उसी तरह सब मतलब जितना भी मोनार्की कंट्री था, तो वो लोग भी मतलब डर रहा था कि प्रुशिया में भी ऐसा हो सकता था और ऑस्ट्रिया में भी ऐसा हो सकता था। तो दैट इज वाई क्या हुआ कि उन लोगों ने लुइस 16 का हेल्प किया कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता था। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, तीनों के तीनों आर्मी ने नेशनल आर्मी के ऊपर, नेशनल असेंबली के ऊपर क्या किया? अटैक कर दिया। लेकिन इन द वॉर द नेशनल असेंबली डिफीट्स बोथ द स्टेट्स। मतलब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था उन सबको क्या कर दिया? हरा दिया था। किसने हरा दिया था? नेशनल असेंबली ने उसको हरा दिया था।
Now see, the people participate in this war because they saw it as a war against the king and the aristocrat. देखो, ये भी एक प्लस पॉइंट है कि नेशनल जो असेंबली जो था, इसमें क्या है कि लोग मतलब जितना भी लोग था, वो लोग ये सोच रहे थे कि दिस इज अ वार अगेंस्ट द किंग। जैसे किंग के ऊपर में तो पहले से ही बहुत गुस्सा था, हाँ, और ये बहुत ही मतलब लेविश लाइफस्टाइल मतलब जी रहा था, तो दैट इज वाई ये गुस्सा था और उसको हटाना है। तो यही इसलिए क्या किया, हर लोग, एवरीबॉडी इन द फ्रांस participated in the war to throw away this king, okay। तो उसके बाद जब किंग ही नहीं रहा तब क्या हो जाएगा, अभी रिपब्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। अब ये भी है कि इवन दो फ्रांस हैड वोन द वॉर, द रिवोल्यूशनरी वॉर्स हैड अ वेरी बैड इंपैक्ट ऑन द कंट्री। देखो, फ्रांस क्या हुआ था, वॉर जीत गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रांस में एक प्रॉब्लम था। आओ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देयर वाज प्रेशर ऑन द इकोनॉमी ऑफ द फ्रांस एंड द पीपल फेस्ड इकोनॉमिक डिफिकल्टी। जैसे कि वॉर हुआ था, वॉर होने पे क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा बढ़ जाता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो भी आपका इकोनॉमी है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो एज ऑल्टरनेटिव पीपल मेड वेरियस क्लब्स टू डिस्कस द कंसर्न इश्यूज। अब देखो, लोग तो अभी डिस्कस करेगा कि अभी मतलब क्या करना है, अभी तो राजा तो नहीं रहा, राजा को तो हम लोगों ने हटा दिया है, अब करना क्या है। तो उन लोगों ने बहुत सारा क्लब्स बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, और इनमें से सबसे जो हैवी जो ग्रुप था वो क्या था, जैकोबिन्स क्लब, ठीक है। जैकोबिन्स क्लब मतलब क्या है, इसमें लोग, गरीब गरीब लोग यहाँ पे रहते थे, जो आपका मतलब शू मेकर, पीजेंट्स, उसके बाद और क्या क्या था, पीजेंट्स था, आर्टिसन, शू मेकर्स, पेस्ट्री मेकर्स, सर्वेंट्स, सब लोग कहाँ पे ये इकट्ठा हुआ था, जैकोबिन्स क्लब में। ये क्लब का वो लोग मेंबर था, ओके। और इसलिए ये जैकोबिन्स क्लब इतना सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। द पीपल इन द क्लब वुड स्ट्रिप ट्राउजर्स एंड डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम अदर्स। ये देखो, उन लोगों का ये हेड भी पहनते थे और ट्राउजर्स भी देख सकते हो। आई डोंट हैव द फोटो राइट नाउ, ये तो नहीं है, बट ये उन लोगों का ड्रेस ऐसा था। और the people also wear a red cape in which symbolizes liberty, however women could not wear that। women का तो कोई लिबर्टी था ही नहीं, इसलिए women लोग ये आपका जो रेड केप था वो नहीं पहना था। सो आफ्टर द वॉर, एज ऑलरेडी डिस्कस, देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, सो द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब मेड ए प्लान टू किल लुइस 16। उन लोगों ने अभी बहुत एडवर्स एक्शन लेना शुरू करने वाला है अभी। तो देखा कि जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, शॉर्टेज ऑफ फूड भी है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लुइस 16 को मारना पड़ेगा। तो एज ए रिजल्ट उन लोगों ने क्या किया, ऑन 10th अगस्त, ऑन 10th अगस्त 1972, all the people stormed into the uh, Tuileries Palace and they killed the guards of the king and took the, I'm sorry about the pronunciation, I don't know, अगर करेक्ट है तो करेक्ट है, नहीं है तो आप लोग काइंडली इसका देख लीजिएगा, गूगल करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये पैलेस जो था, यहाँ पे आपका राजा था, एंड दे किल द गार्ड्स ऑफ द किंग एंड टुक द किंग एज ए प्रिजनर। जो ये राजा को उन लोगों ने क्या किया, बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद क्या हुआ, ए वोट इज हेल्ड इन द असेंबली इन व्हिच इट इज डिसाइडेड दैट लुइस 16 एंड हिज एंटायर फैमिली विल बी इम्प्रिजन। तो लुइस 16 को आप देख सकते हो, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने कोर्ट में इसको ट्रायल किया, उनको गिल्टी पाया, और देखिए उसको गिलिटन करने वाला था। आफ्टर दैट चेंजेस वेर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वोटिंग राइट्स वेर ग्रांटेड ऑल टू ऑल मेन अबव 21 ईयर्स वेदर दे आर रिच और पुअर। देखो, लुइस 16 को कैद करने के बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा चेंजेस लाया, और वोटिंग राइट्स जो था, पहले देखिए आपका क्या था, वोटिंग राइट्स जो था वेर ग्रांटेड टू ऑल द मैन अबव 21। पहले 25 साल था, अब कितना कर दिया, 21 साल हो गया। वेदर दे आर रिच और पुअर, सबको 21 साल अगर हो गया आपको, कोई भी मतलब मर्द 21 साल का हो गया, देन ही इज एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब देखिए 21 सितंबर 1719 को, तो मोनार्ची मोनार्की इन फ्रांस इज कंप्लीटली एबोलिश एंड फ्रांस बिकम्स डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक। पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद उसको हटा के क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया था, कब, 1792 को, ओके। नाउ सी, अब देखो 1793 को क्या हो, लुइस 16 एंड हिज फैमिली वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली आफ्टर द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकम द लीडर। देखिए, ये जो लुइस 16 जो था, अब देखो सब लोगों ने इसको गिल्टी बनाया, गिल्टी बनाने के बाद इसको क्या किया, इसको हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद अब मतलब देखो लीडर कौन बनेगा, जो आपका जैकोबिन्स क्लब जो था, जैसे कि ये जो जैकोबिन्स क्लब जो था, ये जैकोबिन क्लब्स का लीडर कौन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर जो था। तो ये रॉबेस्पायर को क्या बना दिया, लीडर बना दिया, ओके। रॉबेस्पायर भी टाइम खराब आएगा, आप देख लीजिए, द रेन ऑफ टेरर।
रॉबेस रेन ऑफ टेरर क्या बोलता है? रूल ऑफ रॉबेस्पियर इज कॉल्ड व्हाट? रेन ऑफ रूल ऑफ रॉबेस्पियर इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर। किंग को हटाने के बाद, मतलब लुइस 16 को मारने के बाद, उसको गिलिटन करने के बाद रेन ऑफ टेरर आया था। हिज पॉलिसीज वर वेरी स्ट्रिक्ट एंड डोमिनेटिंग, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट था। और ही वांटेड टू कीप एवरीवन अंडर हिज कंट्रोल, मतलब वो पूरा का पूरा डिक्टेटर जैसा बिहेव कर रहा था। ओके, नाउ इफ ही हैड इवन द स्लाइटेस्ट डाउट, अगर थोड़ा सा भी अगर उसको शक हो जाता कि कोई उसके खिलाफ है, तो उसको वो क्या करता था? गुलिटन कर देता। अब गुलिटन क्या चीज है आपका? गुलिटन आप देखो ये हाँ, ये देखो, रॉबेस्पियर भी मार के चुका था। ये गुलिटन है, ये देखिए, ये एक ब्लेड है, ठीक है? ये एक ब्लेड है, ये ऊपर से इसको पूरा नीचे में खींच देता था, उसको मतलब गिरा देता। गिराने के बाद क्या होता है, ये जो सर है पूरा का पूरा इधर में कट जाता था। इसको गुलिटन बोलते हैं इसको। मतलब एक गुलिटन एक आदमी का नाम था जिसने ये मशीन बनाया था, और इसी मशीन का नाम गुलिटन पर गया था, ठीक है? सो इवन द मतलब रॉबेस्पियर को अगर किसी के ऊपर भी शक था, तो उसको मतलब क्या करते, जेल में भेज देते थे। जेल में अगर उसको गिल्टी, अगर उसको प्रूफ कर दिया, तो उसको डायरेक्टली डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट कर देते थे, ठीक है? तो रोबेस्पियर के अंडर में क्या-क्या चेंजेस लाया गया? देखो, रोबेस्पियर जब लीडर हुआ तब भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आना पड़ेगा। तो रोबेस्पियर गवर्नमेंट ट्राई टू फिक्स द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज़ रोबेस्पियर वांटेड टू ब्रिंग इक्वालिटी। प्राइस ऑफ द गुड्स, सपोज जैसे कि आपका राइस का प्राइस हो गया, व्हीट का प्राइस हो गया, वो आपको मतलब एक सेम रखना चाहता था। और इसीलिए क्या हुआ कि मतलब ये जो फार्मर्स और पीजेंट्स जो था, उन लोगों ने रोबोस्पेयर के दिया हुआ दाम पे ही उसको बिक्री करना था, और मतलब उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता था। इसलिए पीजेंट्स एंड द फार्मर्स वर नॉट हैप्पी विद रोबोस्पेयर बिकॉज ऑफ दिस। ही ऑल्सो मेड सम लॉज ऑन फूड, एवरीवन हैड टू ईट ब्रेड which were मेड फ्रॉम द सेम फ्लोर। जैसे कि उन लोगों ने ये भी लॉ बनाया था कि सबको क्या खाना पड़ेगा? ब्रेड, और ये वही ब्रेड खाना पड़ेगा जिससे सेम फ्लोर, जो सेम आटा से या मैदा से जो भी बना हुआ है, उसी से ही खाना पड़ेगा, एक ही टाइप का आटा और मैदा से। He also shut down many churches and their buildings were converted into barracks and offices, and also there were restrictions on speech। देखिए, फ्रांस का लोग जो आंदोलन जो किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या कर रहा था, वो भी रेस्ट्रिक्शन में ला रहा था। और चर्च को भी उन लोगों ने क्या कर दिया, मतलब वो इट वाज शट डाउन एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू बैरक्स। बैरक्स मतलब जहाँ पे आर्मी का वो क्वार्टर वगैरह होते थे, जहाँ पे आर्मी लोग रहते थे, वहां पे उसको बैरक्स बोलते थे। बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज ऑफ द रोबेस्पियर, उन लोगों ने क्या किया, द पीपल गॉट फेड अप। रोबेस्पियर का खुद का लोग ही फेड अप हो गया, और उसका मतलब जुलाई 1794 में उनको कोर्ट में ट्राई किया, एंड ही वाज फाउंड गिल्टी इमीडिएटली। देखो, इमीडिएटली रोबेस्पियर को भी गुलिटन कर दिया। अब देखो रोबेस्पियर को, देखो गुलिटन किया हुआ, देखो कैसा करा है इसको, ठीक है? अब देखिए, अब देखो जैकोबिन्स क्लब का तो दी एंड हो चुका है। रोबेस्पियर का डेथ के बाद जैकोबिन्स क्लब का भी डी एंड हो चुका है। अब एंड ऑफ जैकोबिन्स एंड स्टार्ट ऑफ द न्यू एरा। After the death of the Jacobin, the rich middle class people now began to handle the government, and it came to be known as the rule of the directors। जो मतलब मतलब जो अमीर लोग था वही मतलब गवर्नमेंट को संभाला उस टाइम। और some changes were made in the constitution such as, again only the wealthy men were given voting rights, power was divided among the legislature and the executives। All these new rules created more problem between the legislature and directorate, so a new power rose under one man called Napoleon Bonaparte and established monarchy again। देखा, जो चीज ये घूम देखो, मोनार्की को हटाने के लिए उन लोगों ने इतना आंदोलन किया, लेकिन लास्ट में घूम फिर के फिर से मोनार्की ही आ गया। देखो, ये क्रोनोलॉजी को समझो कि ये जो रोबेस्पियर जो था, उसको मार दिया। उसको मारने के बाद जो जैकोबिन्स क्लब का जो लीडर था उसको मार दिया, ठीक है? किसने मार दिया? जैकोबिन्स क्लब का लोग ने ही उसको मार दिया। अब क्या हुआ कि जो वेल्दी पीपल जो था, उन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट को संभाला। अब गवर्नमेंट को किया, दो भागों में भाग कर दिया था उन लोगों ने। एक था आपका लेजिस्लेचर, और एक हो गया आपका जुडिशरी, मतलब सॉरी, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में हमेशा मतलब क्या हुआ था, मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता। इसलिए यहाँ से एक कौन निकला, नेपोलियन बोनापार्ट, और उन्होंने क्या किया, सत्ता संभाला, और वही क्या हुआ, डायरेक्ट अल्टीमेटली एक डिक्टेटर बन चुका था, ठीक है? घूम फिर के अभी फिर से मोनार्की में आ गया। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखो, ये एक टाइप का स्पार्क था, और ये स्पार्क में हम लोगों ने देखा कि नया नया आइडियाज आया था, और लोगों को अब ये बिलीव होने लग गया था कि हाँ, राजा को भी हटाया जा सकता है।
तो यही है आपका फ्रांस रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वही है। अब देखो ये फ्रांस रिवॉल्यूशन में वोमेन का क्या रोल था, हम लोग इसको ये डिस्कस करेंगे। ये मतलब ये एग्जाम में बहुत आते हैं, व्हाट वाज द रोल ऑफ द वोमेन ड्यूरिंग द फ्रांस रिवॉल्यूशन पीरियड। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। When the revolution was going on, the France women were also actively participating in the revolution. When the National Assembly was busy fighting the war with Prussia and Austria, all the household responsibilities were in the hands of the women. देखो फाइटिंग किसके साथ हो रहा था, जब देखो लुइस 16, मैं फिर से इसको रिकॉल कर देता हूँ कि जब जब लुइस 16 जब ऑस्ट्रिया और प्रूशिया से मदद मांग रहा था, किससे फाइट करने के लिए, नेशनल असेंबली से फाइट करने के लिए। तब लुइस 16 का आर्मी, ऑस्ट्रिया का आर्मी, प्रूशिया का आर्मी, तीनों मिलके किसको अटैक कर रहा था, नेशनल आर्मी जैसे फ्रांस को। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सबके सब खत्म हो चुका था, सबके सब मारा गया, सबके सब। ठीक है, मतलब दे वर डिफीटेड और नेशनल असेंबली जीत गया। इसी वार के दौरान वोमेन लोगों का मतलब बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज था। उन लोगों ने क्या क्या किया, जो सोल्जर लोग जो चले गया था मतलब आर्मी में, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हाँ, तो क्या हुआ था, घर संभालने के लिए उन लोगों ने मतलब छोटा छोटा जॉब किया था, जैसे कि आपका वर्किंग जॉब्स लाइक सेलिंग फ्लावर्स, ग्राइंडिंग वेजिटेबल्स, उसके बाद सीविंग की सिलाई किया था और कपड़े धोते थे। वोमेन मतलब वो टाइम पे मतलब वोमेन को इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया जाता था और उन लोगों के पास इतना एजुकेशन भी नहीं था। मतलब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, मतलब एट दैट टाइम मेनी वोमेन कुड नॉट स्टडी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। उसके बाद ओनली द रिच पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट ऑफ द नोबल्स और द नोबल्स कुड सेंड देयर डॉटर टू स्टडी इन कॉन्वेंट बिकॉज दे हैड मनी। मतलब जो जो फैमिली के पास पैसा था वो लोग ही मतलब शिक्षा को प्राप्ति कर सकते थे। ठीक है, और उन लोगों का मेन ड्यूटी क्या था, मतलब जब बड़ा होते थे तो शादी हो जाता था, शादी होने के बाद उन लोगों का डोमेस्टिक हाउस होल्ड और जो भी डोमेस्टिक काम था वही देखना पड़ता था। ठीक है, और वर्क प्लेस में सपोज अगर कोई भी वोमेन अगर वर्क प्लेस में अगर उन लोगों का काम मिल भी गया, तब भी उन लोगों को मतलब पैसा सैलरी मतलब मेल से कम ही मिलता था उन लोग। तो उन लोगों का सिचुएशन भी खराब था। तो अभी ओमेन का जो सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए दे स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। तो उन लोगों का भी एक पॉलिटिकल क्लब था। तो वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वुमेन मस्ट एंजॉय देयर सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन, मतलब वुमेन को भी वोटिंग राइट्स चाहिए था। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स उनको कब मिला, आफ्टर आफ्टर 200 साल के बाद 1946 46 को ही उन लोगों को वोटिंग राइट्स मिला था। ओके लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो मतलब नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें क्या था कि लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इट इज कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स टू अटेंड द स्कूल। गर्ल्स आर ऑल्सो गिवन द राइट टू मैरी अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस। उसके बाद मैरिज वॉज मेड ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले क्या था, मैरिज मतलब एक लाइक सेक्रामेंटल वो था, लेकिन अभी ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब ये कभी भी तोड़ा जा सकता है। मतलब इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द हस्बैंड देन दे कुड इजीली टेक डाइवोर्स। ओके, तो वुमेन कुड रिसीव एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड कुड आल्सो स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। मतलब लिबर्टी दिया गया था उनको। इतना नहीं था लेकिन शुरुआत हो चुका था। बट व्हेन द जोके मतलब जब जैकोबिन्स गवर्नमेंट आया था, तब क्या हुआ कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ वुमेन वर कंप्लीटली बैंड, क्योंकि जैकोबिन बहुत ही स्ट्रिक्ट था। एंड वुमेन हु वुड रेज देयर वॉइस दे वर आल्सो अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। अगर किसी ने अगर आवाज उठाया तो उनको भी अरेस्ट और वो कर दिया था। अब देखिए स्लेवरी के बारे में देखो क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो मैप जो है, ये पूरा का पूरा मैप में अब मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ कि ये जो है मतलब अफ्रीका से वो लोग क्या करते थे, स्लिप्स को लाके यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स में वो लोग डालते थे, इधर में कैरिबियन आइलैंड्स। तो यहाँ पे क्या होता, बहुत सारा रॉ मटेरियल्स था, ये सब रॉ मटेरियल्स ले जाके कहाँ पे वो लोग शिफ्ट करते थे, आपका यूरोप में, क्योंकि यूरोप में उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अराउंड 1750 को हो रहा था। और इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहा था, कैरिबियन से। कैरिबियन से वो लोग यूरोप में ट्रांसफर करते थे और वही मतलब चल रहा था। ठीक है, द ट्राइंगुलर ट्रेड रूट्स। अब चलो यहाँ पे देखते हैं क्या डिस्कस किया है। स्लेवरी मीन्स कीपिंग समवन एज स्लेव और सर्वेंट। There were colonies of France in Caribbean islands, and in these areas, tobacco, sugar, coffee were also cultivated. Okay, इसको काट देते हैं, ये नहीं चाहिए। The French people did not like to go to the Caribbean. देखो
ये जो फ्रेंच पीपल जो था ना, ये यहाँ से ये लोग कैरिबियन में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों का एक इज्जत का सवाल है कि हम लोग ये फार्मिंग का काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो दैट इज वाई उन लोगों ने क्या किया कि जो कंपनी जो था, बिजनेस कंपनी जो था, उन लोगों ने ये अफ्रीका से उन लोगों ने लोगों को हायर किया। सो व्हेन लुइस 16 was in power, there was no problem of slavery in society, but when the National Assembly government came, they tried to remove it. Finally, when the Jacobin government came in 1794, slavery was abolished and all slaves were set फ्री। ओके, जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम में स्लेवरी कंप्लीटली बैन कर दिया था। बट अगेन व्हेन नेपोलियन केम टू पावर, जैसे कि जैकोबिन्स के बाद कौन आया था, वेल्दी पीपल। तो वेल्दी पीपल के बीच में जब आपस में ही जब झगड़ा हो रहा था, तब नेपोलियन पावर में आ गया था। नेपोलियन जब पावर में जब आ गया था, तब स्लेवरी सिस्टम वाज आल्सो रीइंट्रोड्यूस। फाइनली स्लेवरी वाज एबोलिश्ड इन 1848 फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनीज। फाइनली 1848 को रिमूव हो चुका था। ठीक है, अब मैं ये एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी का बारे में ये है, दैट्स ऑल। सो ये है आपका फ्रांस रिवोल्यूशन। फ्रांस रिवोल्यूशन का ईच एंड एवरी टॉपिक हैज बीन डिस्कस प्रॉपर्ली। तो आप मेरा ये नोट्स भी ले सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगा मेरा ये मतलब जो भी है मैंने बनाया है, मैं खुद से ये बनाया है, और ये मेरा पहला वीडियो है मेरा। कोशिश कीजिए इसको सब्सक्राइब करने को, और उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ज़्यादा आपका अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी ग्रो कर पाएगा, और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट मैं ला सकेगा। सो ऑल दिस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।